नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमित शाह साहब ने यह संकल्प व्यक्त कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब 1967 में नक्सलवाड़ी क्षेत्र से जो शुरुआत हुई थी, कहा तो ये तक जाता है कि कुछ किसानों के इश्यूज को लेकर के शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि नेपाल से लेकर के और नीचे गढ़चिरौली तक एक पूरा लाल पट्टी बन गई थी और कई राज्य, बहुत सारे जिले, और जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की हिंसा और इसके पीछे भी जो खेल थे वो भी। तो इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे बहुत लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं, सुपरिचित है, आप सब उनको जानते हैं, उनको प्यार भी करते हैं और उनको सुनते भी हैं। आरएसएन सिंह साहब से जुड़ते हैं सीधे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अमित जी। शाह साहब ने कहा कि हम मार्च 2026 तक इसे खत्म कर देंगे। 2023 से अब तक के मैं आंकड़े देख रहा था, 450 के आसपास नक्सलवादी मारे भी गए हैं, हजारों ने सरेंडर भी किया है। लेकिन क्या वाकई नक्सलवाद खत्म हो जाएगा मार्च 2026 तक? इन्हीं सवालों का जवाब एक घटना जो कि मैंने ओपन सोर्सेज से ही पिकअप किया है, आपके दर्शकों के सामने मैं रखूंगा और वो खुद इस बात का निर्णय कर लें कि क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है या सिर्फ ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है। और अगर टैक्टिकल रिट्रीट है तो ये अपने आप को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। जब तक ये सरकार, ये जो अर्बन नक्सल्स जो है, उनसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट नहीं करवाती है, आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, जब स्ट्रेटेजिकली उसको जो, देखिए ये उनका जो ये उनका पूरा जो सिस्टम जो है ना, वो द ब्रेन, वो है अर्बन नक्सल्स, जो दिल्ली और कई जगहों से संचालित है, खास करके दिल्ली से, एकेडमिया से, आप तो वाकिफ है, और आपके जुडिशरी से। ये मुख्यतः ये दो मतलब ये दो एरेनाज हैं जहां से ये पूरे संचालित होते हैं। तो मैंने कहा कि ये देखिए, मैं जब ये नोबेल प्राइज की बात की और मरीना करीना की बात, मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं, ये चावेज किस विचारधारा का था, ये इसका जो सक्सेसर है मौदू, वो किस विचारधारा का है। ये सब उसी विचारधारा के लोग हैं। और ये नक्सल्स के लिए चावेज जो था, मौदू जो है, ये भगवान के समान है। तो मैं इसमें देखिए, इस दशहरे के जस्ट पहले रामचंद्र का नामक एक व्यक्ति अबूजमठ फॉरेस्ट में मारा गया। दशहरा का समय, नाम भी देखिए रामचंद्र, ठीक है। और आपको तो मालूम है कि भगवान राम ने दंडकर्णिया रीजन में बहुत समय बिताया था। वहां बड़े खूंखार राक्षसों से उनका युद्ध हुआ था दंडकर्णिया रीजन में। और तभी थोड़ा सा मैं कभी कभी बड़ा मुझे हैरानी होती है कि ये हमारे सनातन में ये जो सेक्रेड ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया है, ये कितना यूनिक है। उस समय भी बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे वहां पर, आज भी डेंस फॉरेस्ट। नाम देखिए, रामचंद्र नाम है, ठीक है, दशहरे का समय। अब हो सकता है ये एक यूनिक कोइंसिडेंस हो, मैं नहीं जानता हूं,
लेकिन वो एक्चुअली नाम तो था रामचंद्र, लेकिन एक वाकई में वो एक नक्सली रावण था, और जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अबूझमड़ फॉरेस्ट में 22 सितंबर को मारा गया। अब जब वो मारा गया तो उसका बेटा राजा चंद्र, रामचंद्र का बेटा राजा चंद्र, उसने कहा कि मुझे सिस्टम पे और देश की व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, और उसने न्यायालय से न्याय की गुहार मांगी। उसकी गुहार थी कि ये एनकाउंटर, उसके बाप का एनकाउंटर नहीं, वो मर्डर का शिकार हुआ। और उसने कहा कि उसको पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट वो अस्वीकार है। फिर हाई कोर्ट ने तो उसकी बात मानी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आया, गुहार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉडी का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, और दशहरे की छुट्टियों के बाद उसका पोस्टमार्टम जांच हो। अब आप समझिए कि आज वो व्यवस्था पर ये कर रहा है। ये जो राजा चंद्र का बाप जो रामचंद्र है, रामचंद्र, उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। सही। और कहां पर उसका कहां पे फैसला सुनाया जाता था सर? जन अदालतों में। कंगारू अदालतें जहां लगा थे। कंगारू, जहां पर न कोई वकील, न दलील, न कोई अपील, पूरे पब्लिक व्यू में उनको या तो गोली से मार दिया जाता था और या उनका सर अलग कर दिया जाता था। अब पता नहीं कैसे उसको इस न्याय व्यवस्था पर अचानक इतना विश्वास जाग उठा। बट दिस इज टिपिकल ऑफ द लेफ्टिस्ट, कि जब वो मजबूरन वो दोनों ट्रैक पर चलते हैं। वो जन अदालत वाले भी ट्रैक पे चलते हैं, और वो आपकी जो व्यवस्था है उस पर भी, वो उसमें भी उन्होंने पूरा इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। अब ये जो था, ये रामचंद्र, इसका नाम था कथा रामचंद्र रेड्डी, ये सेंट्रल कमिटी का मेंबर था, जो कि माओवादियों का एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वो तय करता है कि जो दिशा जो होगी, ये द माओइस्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसका उसकी उसकी क्या दिशा होगी, वो वही तय करते हैं। और इस पूरे युद्ध का संचालन जो है वो सेंट्रल कमेटी ही करता है, जिसका कि ये मेंबर था। और आपको तो मालूम है, इसमें किसी संदेह की बात नहीं है कि माओवाद की बुनियाद है टेररिज्म। इस टेररिज्म वाली युद्ध पद्धति से न जाने कितने इनोसेंट्स, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल की जान गई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस पर इतना मेहरबान क्यों सर? सही। उस पर इतना मेहरबान क्यों? इसके अलावा एक और सेंट्रल कमेटी का मेंबर इधर मारा गया, कदारी सत्यानारायण रेड्डी। ये दोनों, रामचंद्र और सत्यनारायण रेड्डी, इन दोनों ने मिलके 120 सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की इन्होंने जान ली। इन पर सरकारों ने 3.6 करोड़ का इनाम रखा था। इसमें
और भी लोग थे शामिल, जैसे रामचंद्र, इनका के ऊपर शायद 2 करोड़ था, और ये दूसरे पे 1.6 करोड़। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बासवराज, यानी कि केशव राव, वो भी मारा गया। अब ये सब जाएंगे वहां पे, वहीं वहीं पे मिलेंगे ऊपर में, जो जहां भी ऊपर में इनको जाना होता है, जिहादियों के पास ही जाएंगे ये जाके, क्योंकि जिहादिज्म बिल्कुल। और माओइज्म में को ये शायद उन्हीं के साथ जन्नत शेयर करेंगे ये जाके वहां। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इनके तरीके वही हैं। दोनों को खून से बहुत प्रेम है, दोनों को दहशतगर्दी से बहुत प्रेम है। तो एक जैसी सोच है, एक जैसी विचारधारा है, दोनों ही इनटॉलरेंट हैं, दोनों ही उसमें फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि माई वे और द हाईवे। ठीक है, तो अभी क्या कहता है ये, कि ये नहीं है मेरे पिता को मेरे पिता को बहुत छल से मारा गया, ये राजा चंद्र कह रहे हैं। कहते हैं कि उनकी लाश पे दाढ़ी उगी हुई थी, और माओवादी तो कभी दाढ़ी रखते नहीं। जी। अब मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो माओवादी हो सकता है जो उनके सोल्जर्स हो वो ना रखते हो, लेकिन यहाँ पर तो हम यही जानते कि माओवादी जो हैं, चाहे वो छात्र हो या उनका प्रोफेसर हो या जो भी हो, तो उनकी दो एक बड़ी वो सिग्निफिकेंट उनकी एक चीजें थी, एक था झोला और दूसरी थी दाढ़ी। सही। हाँ, ठीक है, और जीन्स और कुर्ता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो तो दाढ़ी लगे, वो पूछता है कि आखिर कब उगाई दाढ़ी उनकी। एंड फिर वो पूछते हैं कि मरते समय उनके गार्ड्स कहाँ थे, मेरे पिताजी के गार्ड्स कहाँ थे मरते समय। और उनके टॉर्सो पर टॉर्चर के मार्क्स थे। ये जो आप ये पूछ रहे हैं कि उनके गार्ड्स कहाँ थे और टॉर्चर के मार्क्स कहाँ थे, तो क्या जो इनके विक्टिम्स हुए उनको ये इजाजत थी उनके परिवारों को ऐसे ही डिमांड्स उठाने की? रामचंद्र जो है वो एक साइंस ग्रेजुएट था, और फिर उसने लॉ किया। फिर उसके बाद ही टुक टू टीचिंग, कुछ दिन के लिए टीचर बना। फिर ही जॉइन द छत्तीसगढ़ बार, और उसका बेटा भी राजा चंद्र, वो एक रिसर्चर है नलसार लॉ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो तेलंगाना का है। उसका कहना है कि मेरे पिताजी फेक एनकाउंटर में, जैसा मैंने बताया, मारे गए हैं। जी जी जी। और एक बात बताइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो इतना बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेता है और इन सब चीजों में, ठीक है, एक संविधान से चलते, लेकिन ये जो माओवाद का प्रेम मैंने देखा है, और ये आज से नहीं, आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, अभी तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। हाँ, इधर तो एक जो चुप्पी है बहुत। अभी तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट था आपका, हाँ, जब वो रेड्डी। रेड्डी, वो तो बिल्कुल ही वाज वन ऑफ देम, और इसीलिए उसको खड़ा भी किया गया। सलवा जुडूम को तो खत्म उसी ने किया था। जी जी जी। और उस समय जो पता नहीं ये सब जो मेरे साथ टेलीविजन पे आते थे आजकल, वो कुछ महिलाएं और कुछ वो पुरुष दिखते नहीं है, दिस सुंदर और उसका हस्बैंड और ये और वो। और उस समय नेपाल में भी जो था ये आपकी माओवाद अपनी चरम सीमा पर थी उस समय। तो इनफैक्ट नेपाल का एग्जाम्पल जो इनकी जो सी कॉम्पोसा, द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन साउथ एशिया,
उनकी जो बीट होती थी तो नेपाल का एग्जाम्पल दिया जाता था एज अ परफेक्ट मॉडल कि किस तरह से पावर को कैप्चर करना है। तो मेरा ये कहना है कि टेररिज्म, जब एक टेररिस्ट हु हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसको उसके साथ तो युद्ध है ना सर। हम तो सही कह रहे हैं ना कि ये थर्ड फ्रंट है। तो इस थर्ड फ्रंट में आप बताइए कि इसमें लीगल क्या और इलीगल क्या। अगर लीगल रास्ते, अगर उनको ये व्यवस्था का फायदा उठाना है तो फिर अपने वो ये बंदूक का रास्ता छोड़ दे। वो जब एक बार उन्होंने बंदूक उठा ली तो मैं माननीय अपने मिलॉर्ड से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। दूसरी बात कि ये राजा चंद्र कहता है कि उसका बाप 2008 में नक्सलाइट बना, उसकी मां शांति प्रिया उसी साल गिरफ्तार हुई थी। कहता है कि मेरी उम्र उस समय 15 साल थी और मेरी बहन की उम्र 17 साल थी और हम फिर भी इंडोक्ट्रिनेट नहीं हुए। दिस इज व्हाट ही सेज, कि हम इंडोक्ट्रिनेट नहीं हुए। लेकिन इसकी बातों से और रवैये से तो यही लगता है कि यह पूरी तरह इंडोक्ट्रिनेटेड है। यही है अर्बन नक्सल्स का असली चेहरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कई जगह, जैसे महाराष्ट्र में भी भीमा कोरेगांव और दूसरी जगहों पर जी, भी ये तो इस तरह के कांड करते रहे हैं। ये केवल वन क्षेत्र में ही नहीं, शहरों में, और शहरों में जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि ठीक है, नक्सलवाद को मिनिमाइज किया जा रहा है, हो सकता है खत्म कर दिए जाए, लेकिन अर्बन नक्सल का क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ये देखिए, ये बिल्कुल वही चेहरा है कि मेरे पिताजी भी गए, मेरी माँ भी जेल गई, मैं इंडोक्ट्रिनेटेड भी नहीं हूं लेकिन आवाज भी उठा रहा है। इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कहता है कि पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, टॉर्चर किया गया। अपने पिता से तो कभी इसने पूछा नहीं होगा कि जो है आप जन अदालतें लगाते हैं फिर उसमें कौन सा अ, क्या उसमें बहुत प्रेम से मतलब आप पेश आते हैं, क्या करते हैं उसमें, या उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। एनीवे, तो ये आप देखिए, यही मैंने कहा कि ये जो अ, राजा चंद्र है, इज अ टिपिकल अर्बन नक्सल का जो मतलब इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इसका पिताजी भी एक अर्बन नक्सल था जो कि बाद में अंडरग्राउंड चला गया था। और ये भी लॉ पढ़ रहा है, इसका फादर भी लॉयर था। और आप जैसा मैंने कहा कि अर्बन नक्सल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे आपके लॉयर्स और जजेस कम्युनिटी में, और बाद और एकेडमिया में भी। मुझे याद है सर कि आज से करीब 2 दशक पहले मुझे कोई पटना में मिले थे कोई लॉयर। तो वो कह रहे थे कि जब भी वहां पर कोई छोटा भी नक्सली, अगर वो उसको अरेस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो कहता है कि लॉयर्स फ्रॉम दिल्ली दे फ्लाई टू प्रोटेक्ट हिम, लीगली प्रोटेक्ट हिम। कहता है कहां से ये पैसा आता है, बिल्कुल। हु पेज फॉर इट। और जब ऐसे लॉयर्स होते हैं तो यही लॉयर्स फिर जज बन जाते हैं। आपने देखा ना, अगर जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उनको इसीलिए बनाया गया कि उनको जिहादी भी सपोर्ट करेंगे, उनको माओवादी भी करेंगे, लेफ्टिस्ट भी करेंगे, कुछ जो कांग्रेस वाले हैं वो भी इनको सपोर्ट करेंगे, बाकी ऑपोजिशन वाले भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक आपने कहा कि अमित शाह साहब ने कहा है कि
26 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। तो ये एक तरह से उस लॉ को ये वाइस प्रेसिडेंशियल खड़ा करके उस बुझती हुई जो बुझता हुआ जो दिया है माओवाद का, उसको जलाए रखने की कोशिश की। लेकिन माओवादियों के बीच में अभी दो फाड़ है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक कहता है कि यार ये बंद करो, बहुत हो चुका, सेसेशन ऑफ आर्म स्ट्रगल, ये बंदूक का रास्ता, ये ठीक रास्ता नहीं है। दूसरा का कहना है कि भाई ये इसको टैक्टिकल रिट्रीट की तरह देखो, क्योंकि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। जी जी। तो ये जो सेसेशन वालों में एक वेणुगोपाल राव है जो, ठीक है ना, और दूसरे जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं उसको ट्रेटर कहते हैं। और दूसरा जो गैंग है उसमें है एक तिरुपति, क्या तिपरी तिरुपति नाम है उसका। तो ये एक चीज तो जरूर दिखाता है कि इनमें कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक और इनका लीडर है सोनू, वो कहता है कि भाई हमको पार्टी को बचानी है, इसलिए रिट्रीट करना है। तो जब आपको जब हृदय परिवर्तन नहीं हो और आप केवल मजबूरी में आप इस तरह के एक रिट्रीट कर रहे हैं, तो इसका एंड्योरेंस क्या होगा और ये कितने देर तक हो सकता है। हमने बहुत सारे ये जो पूरा अपने 67 68 का जो वो दिया, जब ये नक्सलबाड़ी से चला, तो कई उतार चढ़ाव आए। कभी ये फैलते गए, कभी ये सिमटते गए। मुझे वो दिन भी याद है 71 के टाइम में, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मिसेस गांधी ने वेस्ट बंगाल में एक ऑपरेशन स्टीपल चेज चलाया था। बांग्लादेश में वॉर क्लाउड्स थे, ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ, ईस्ट पाकिस्तान में। तो उनको लगा कि उनको खबर मिली कि ये लोग 5th कॉलमनिस्ट के रूप में ये काम करेंगे, तो एक ऑपरेशन स्टीपल चेज चलाएगा जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। और चुन चुन के इनको निकाल निकाल के मारा गया था उस समय। तो जो 5th कॉलमनिस्ट की बात कर रहा है कि उस समय भी ये 3rd फ्रंट से ये खतरा था। तो चौधरी साहब देखिए, ये आखिर ये हुआ कैसे? जी जी। ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म को बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी दी, बहुत आदर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे। जो भी थोड़ा पढ़ लिख गया उसको मैं मतलब ये उसको रिस्पेक्टेबिलिटी ये करते थे। आपका पूरा बॉलीवुड और आपका जो एकेडमिया था इन लोगों से भरा हुआ था। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव जितने जिहादी थे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक कैफी आजमी, जिसने वो एक नज्म लिखी थी कि अगली ईद पाकिस्तान में, वो लोग यहाँ पे आए। तो उनको तो जिहादीपन वो खुल के तो कर नहीं सकते थे, तो उनको एक ऑल्टरनेट रास्ता मिल गया ये कम्युनिज्म का। वो अपने आप को कम्युनिज्म को करने लगे। और एक हिंदू कम्युनिस्ट में और एक मुस्लिम कम्युनिस्ट में यही फर्क था सर, कि हिंदू कम्युनिस्ट को एक अच्छा कम्युनिस्ट तब माना जाता था कि वो कितना गाली दे सके सनातन को और अपने देवी देवताओं को। और उनके लिए ये था कि बस जिहाद की बात मत करो, जिहाद करते रहो। ठीक है सर। आपने बात की नक्सलिज्म की। आपको मैं बता दूं, मैं इंपोर्टेड आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। आपने कहा वहां से लेके गद्र चिरोली तक वो फैला। 67 में सर मैं आपको बता दूं कि अगर
चाइना में उस समय जो कल्चरल रेवोल्यूशन जो था, माओ का जो सांस्कृतिक क्रांति जो थी, वो बिल्कुल पीक पर थी और उसका असर पूरी दुनिया में पड़ा, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पड़ा। ये कोई ये वो कहते हैं ना कि जैसे अभी जेन जी ये है एक्सटर्नली इंस्पायर्ड है, ये बिल्कुल एक्सटर्नली इंस्पायर्ड था। कॉजेज तो आप बहुत सारे, आपको आप किसी बात के हमसे पूछे, आपको हम 10 कॉज दे देंगे, लेकिन अगर चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो ये नक्सल मूवमेंट नहीं होता। दूसरा क्या है कि एक पूरी उसमें एक अर्बन नक्सल्स जो थे, अर्बन नक्सल्स में सब थे, ये ज्योति बासु, ये ऑल दीज। ज्योति बासु को तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन के पहले ही शेयर्ड स्टेज विद शोरावर्दी, और 62 और में आपको मालूम है कि कम्युनिस्टों में दो फैक्शंस थी, एक ने वो तो हार लेके तैयार थे चाइनीज को वेलकम करने के लिए। जी जी। तो वो उस समय के अर्बन नक्सल्स थे, स्कॉच पीते थे, रईसों की तरह वो बलबल का कुर्ता, और वो उस समय के वही अर्बन नक्सल थे। तो उन्होंने ये, उनको इनसे कोई परहेज नहीं था। वो सब कहने की बातें हैं कि, लेकिन दे विल गिव यू सम एग्जांपल कि नो दे क्रैक डाउन वेरी हेवीली हियर एंड क्रैक डाउन वेरी हेवीली देयर। मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है, और आज भी आपको कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट, जो मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी जो है, CPIM, CPIML और CPI माओइस्ट, देयर आर 3 रूट्स। ये 3 रास्ते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव को। एक बिल्कुल। पार्लियामेंट्री रास्ता है, एक सेमी पार्लियामेंट्री रास्ता है, और एक बंदूक वाला रास्ता है। ठीक है, बंदूक और गोली, ये जो पार्लियामेंट वाला, जो पार्लियामेंट्री रूट वाले हैं या अर्बन नक्सल्स हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं इनको। ठीक है, तो ये यहां पर जो भी एक लीडर जो आया, वो जो कम्युनिस्ट माइंडेड था, या जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज में, उनको ये कहा यार यार कम्युनिज्म और ये जिहादिज्म को आप मिला दो ना। अमेरिकन सेड रियलाइज कि दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे काट हो सकते हैं, दे उसको यूटिलाइज किया अफगानिस्तान। लेकिन हमारे यहां लोगों ने कहा कि इन दोनों को मिला दो, ये सबसे बड़ा ये एंटीडोट होगा जिहादिज्म का, ये सनातन का। क्योंकि दोनों इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज है, दोनों खून में बिलीव करती है, मतलब दोनों खून पसंद करते हैं, दोनों इंटॉलरेंट है, दोनों टेररिज्म का रास्ता में बिलीव करते हैं। तो इसलिए उस समय क्या हुआ कि इन दोनों को साथ लाने में हमारी विदेशी महिला जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज शी इज द बिगेस्ट अर्बन नक्सल इन इंडिया। आपको मैं बता दूं, जी जी। बाय हर अपब्रिंगिंग, ठीक है ना। इनके पिताजी जो थे, आपको तो मालूम है, मुसोलिनी की आर्मी में सार्जेंट थे वो, और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था सोवियत यूनियन में। और सोवियत जो है वो प्रिजनर्स के साथ वो क्या करते थे, उनका इंडोक्ट्रिनेशन करते थे दिन रात बस। और ये इतने अच्छे इंडोक्ट्रिनेट हो गए कि बाकियों के मुकाबले उनको पहले ही छोड़ दिया गया, और फिर आके वहां उन्होंने एक नक्सल मूवमेंट इटली में शुरू कर दिया। तो और बेटा भी तो शी वॉज ऐसे ही वेरी, लोगों से, बेटा भी तो ऐसे ही जी लोगों जी से। जी जी, ही इज ऑल्सो बेसिकली एन अर्बन नक्सल। और हम्म। आपने देखा होगा कि जब ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जब इसने बनाया,
तो उस समय आप जो छटे हुए अर्बन नक्सल्स जो थे वो सारे के सारे वहां उसमें थे। अरुणा रॉय, हर्ष मंडल, ये वो सभी उसमें भरे पड़े थे। और उन्हीं दिनों मुझे याद है कि उस समय विनायक सेन को हाई कोर्ट से सजा, उस पर केस चल रही थी, तो एक यूरोपियन कमीशन की टीम आई। बाय द वे यूरोप में भी जो ये लेफ्ट पार्टीज जो है ना, खास करके इटली और फ्रांस में, दे वेरी स्ट्रांग। कार्ल मार्क्स तो भाई ये यूरोप में ही था ना, और लेनिन जो था उसने क्या, मोस्ट ऑफ हिज टाइम ही स्पेंट इन एक्चुअली इन यूरोप। तो यहां पर उसने फिर वो शी इज द वन हु ब्रॉट दिस जिहादीज एंड अहमद पटेल एंड ऑल दीज, ये जो आपका अभी वो क्या नाम है, वो बड़े बाल वाला लीडर, जस्ट अच्छा, ये जयराम रमेश। जय जयराम रमेश, ये सब लोग उसी में। मुझे ही टुक अ राइड गद्र चिरौली में, बिल्ली नक्सलियों के गढ़ में मोटरसाइकिल पे। एनीवे, तो कहीं तो आपसी प्रेम तो था ही उसमें। तो उस समय ये जब यूरोपियन कमीशन की टीम आई और आ, इसको सोचिए रायपुर गई सुनने, और उसके बाद से आ, ये विनायक सेन को ये आपके प्लानिंग कमीशन के एक हेल्थ कमेटी का उसको मेंबर बनाया गया। और वो एक डॉक्टर जिसने कभी डॉक्टरी की नहीं थी, डिग्री था उसके पास। तो इसने क्या किया, विदेशी महिला ने जिहादिज्म, माओइज्म और चर्च, इन तीनों को अपना मेन वेक्टर्स बना लिया टू कम टू पावर। और छत्तीसगढ़ को इसने एपी सेंटर बनाए रखा कि कहीं से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता भी है, ये जो रेड कॉरिडोर जो है, छत्तीसगढ़ जो एपी सेंटर है वो बिल्कुल कायम रखना चाहिए। तो इसलिए वहां पे इसने वहां पर विशेष ध्यान दिया। यहां तक कि जब कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा और बीसी शुक्ला, जी हाँ। जब उनकी माओवादियों ने निर्मम हत्या की थी, किसी ने किसी ने कांग्रेस में आंसू नहीं बहाया उनके लिए, आपने देखा होगा, किसी ने जबकि आंसू नहीं बहाया। वीएसपी शुक्ला तो इंदिरा गांधी के सहयोगी थे, बल्कि जब इमरजेंसी लगाई गई तो सूचना प्रसारण मंत्रालय उनको दिया गया था। नहीं, नॉट ओनली दैट, वो जो शुक्ला फैमिली जो थे, वो छत्तीसगढ़ की बहुत जानी मानी फैमिली थी। हाँ, विद्याचरण शुक्ला भी और ये भी। हाँ, तो ये लोग एक्चुअली क्या था, देवर एंटीडोट टू ये जो ये माओइस्ट जो फिलॉसफी है। कर्मा ने तो वो सलमान जुर्दुम तो महेंद्र कर्मा का ही खड़ा किया हुआ था, तो उसको मरवा दिया इन्होंने, एक आंसू नहीं बहाया बिल्कुल। उनके लिए। और तो और, वो एक कवासी लखमा जो था, जिसका नाम आ रहा था कि ये साजिश, ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल है मारने की, ही वॉज देयर, और पता नहीं कैसे बच के निकल गया वहां से। उसको जब इनकी सरकार आई तो उसको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना दिया गया, जबकि वो व्यक्ति लिख लोड़ा पढ़ पत्थल जो कहते हैं ना कहावत, वो था। तो उसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को ये इसको एपी सेंटर बनाए रखा। अब हम, ये बहुत सराहनीय बात है कि, और मैं ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक स्टडी टीम में था, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल दीज एरियाज। मुझे आज भी याद है, मैं सुकमा गया और वहां पे मैं आई वेंट टू दिस सलमान जुद्दुन कैंप से ना, और एक नदी बहती थी, बहती है, सॉरी, इंद्रावती नदी। वो कहते थे वो इलाका इस उस पार, वो इलाका उनका है नदी के उस पार।
जैसे इंडिया पाकिस्तान का मतलब कोई सरहद हो, इस टाइप का खौफ, इस टाइप का खौफ। कहीं बीच में आ जाए कि आर्मी को डिप्लॉय करना है, तो हाय हाय हाय, हमारे यहां भी जैसे कुछ लोगों को एक्टिवेट कर दिया जाता है ना, ये आर्मी को क्यों डिप्लॉय करेगा। और मैं शुरू से इस बात का ये जो ट्रम्प ने 800 ऑफिसर्स को जो क्वांटिको में बुलाया, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात उसने कही कि ये बिल्कुल, ये अमेरिका में ये पहले से होता रहा है कि आर्मी को डिप्लॉय, मिलिट्री को डिप्लॉय किया जाता था, क्योंकि अगर आपका जो इंटरनल फ्रंट है अगर वो डिसरे में चला गया तो आपकी पूरी एक्सटर्नल फ्रंट कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल। तो उसने उसने और यहां तक उसने कहा, वहां पर कई जनरल्स एडमिरल्स बैठे हुए थे, कि अगर मेरे नीतियों से आपको इत्तेफाक नहीं है तो आप हॉल छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास तो बहुत बड़ी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीआईबी है, सीआरपीएफ है, बिल्कुल। बीएसएफ है। तो मतलब एक, बिकॉज हमारा इंडो पॉपुलेशन तिब्बत बेस है। इंडो तिब्बत हाँ, पुलिस बल भी है। हाँ, हाँ, वो खैर वहां पे नहीं शायद डिप्लॉयड है इसमें, रेड कॉरिडोर में। लेकिन जी। लेकिन हर कंट्री के पास ये लग्जरी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं जब नेपाल पे किताब लिख रहा था तो मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से 2 बार मिला। मैंने कहा कि योर एक्सेलेंसी, आपने कभी सोचा है कि माओवादी जिस तरीके से आपके नेपाल आर्मी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कल को कुछ अगर होता है, मान लीजिए आपकी नेपाल आर्म पुलिस उस समय 20,000 की थी, वो खड़ा ही हो रहा था वो सेना, तो अगर वो रिवोल्ट कर देती है तो कौन आपको बचाएगा। और वही हुआ इस बार। बिल्कुल। इन्होंने इतना ह्यूमिलिएट कर दिया था नेपाल में आर्मी को कि नेपाल में आर्मी ने कहा कि ठीक है, हम ओली को तो हेलीकॉप्टर से बचा के ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम पीट रहे हो, अच्छा हुआ। ये तो कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए नेपाल में ये सत्ता पलट हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि मुझे मुझे लगता है कि अब मास मोबिलाइजेशन का जो तरीका है वो बदल गया है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे कही, ये भी तो नक्सली है ना। इसके जितने ये घूमते हैं ये शक्ल से और अपने चाल चलन से, ये छटे हुए ये माओवादी हैं ये लोग। इनके इतिहास देख लो, इनके जितने लीडर्स जो है उनके, झूठ, झूठ तो मतलब आप समझो कि छूटते के साथ ही केवल झूठ ही बोलते हैं। शक्लें भी वैसे ही इनकी, विचारधारा वही है। विचारधारा वही है इनकी। अ, तो ये तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस समय ये सब चल रहा था, अरब स्प्रिंग का दौर था, वो था। तो हिलरी क्लिंटन ने इसको भेजा, एक श्रीमित ली एक लड़की है उसको भेजा, और फिर उसने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवा गया। तब तक ये मास मीडिया आ चुका था, फ्लैश मैसेजेस तो चल ही रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, लेकिन फ्लैश मैसेज उसके द्वारा क्राउड मोबिलाइजेशन हुआ। तो तरीके बदल गए थे, आइडियोलॉजी वही है। ठीक है सर। तो ये हो सकता है कि ये जेन जी भी जो आप देख रहे हैं ना, ये जेन जी भी एक 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 दूसरे तरह का, उसी तरह का, ये आग लगा दो, मार दो, खून बहा दो, ये करवा दो, की कम्युनिकेटर्स बना दो। ये वांगचुक के केस में क्या हो गया है, ये भी एक तरह का नक्सली। और मुझे मालूम है, मुझसे मुंह मत खुलवाइएगा कि किसको किसको, ये जो आजकल जो ये व्हाट्सएप, इसका सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई इन्फ्लुएंसर्स को काफी पैसे दिए हैं इन लोगों ने, बिल्कुल। बाहर की ताकतों ने। तो ये है सर। तो मेरा क्या कहना है कि देखिए, हृदय परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए हमको जो
माननीय होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, मैं बहुत उनके उसको मैं सराहता हूं और उनका प्रयास बहुत सफल रहा है। लेकिन एक मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया किल दिस आइडियोलॉजी, किल दिस आइडियोलॉजी। मुझे याद है सर, एक मैं जब मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था, तो उस समय जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती थी। तो मुझे याद है एक मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, यादव साहब थे, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। जी जी। तो उन्होंने उन्होंने एक बार कहा उस मीटिंग में, तो कि उन्होंने पूछा कि ये नक्सलियों माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार क्या है। उन्होंने कहा, सबसे पूछा, लोगों ने अलग अलग जवाब, उन्होंने कहा नहीं, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। तो कहते हैं आप कैसे प्रोपेगेंडा को कहा कि हमने एक टीम तैयार की, वो ढोलक और बाजे के साथ, और उसका तो हम इनके खिलाफ मतलब हम स्किट्स करते थे, ये इनका जो डबल फेस है उसको एक्सपोज करते थे कि इनके लीडर्स क्या करते हैं, कितना का जूता पहनते हैं, कितने के कपड़े पहनते हैं, किस होटल में रुकते हैं, कहाँ पे वेमेनाइजिंग करते हैं, सब एक्सपोज वो करना जब हमने शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होना शुरू हो गया उसमें। तो आज का प्रोपेगेंडा, हम तो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, लेकिन हमको उस आइडियोलॉजी को कंटेस्ट करना है। सही। India cannot be a communist country, या इंडिया cannot be taken over by Maoists or the church। बात बिल्कुल साफ है। और बस एक एक बात में आपके उससे मैं, क्यों हमको कंटेस्ट करना है आइडियोलॉजिकली, ये बताइए। कि ये संविधान संविधान का लोग दुहाई देते हैं, ये देते हैं फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फेथ, जो भी है उसमें। आप ये बताइए कि आपके जितने जो सिस्टम्स जो है वेरियस रिलीजन्स के, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपका सक्सेशन है, वो तो केवल आपने हिंदू कोड बिल लाके ही किया था। सही। बाकियों ने तो आपको इजाजत नहीं दी। इजाजत छोड़िए, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक फैलेसी चलाया जा रहा है साहब कि ट्रिपल तलाक। अरे ट्रिपल तलाक तो है, तलाके बिद्दत जो इंस्टेंट जो होता था वो किया गया है, उसको खत्म किया गया है। ट्रिपल तलाक इज वेरी मच देयर। सही तो है। जब तीन बार तीन तलाक बोलने पे को खत्म किया गया है। हाँ, वो इंस्टेंट जो होता था वो खत्म किया गया है। तो बाकी आप जब केवल कोई भी आप सोशल चेंज या कोई इस तरह की आप चेंज लाना देते हैं, तो आपके टारगेट पे क्या है? आपके टारगेट पे है हिंदू। सो फॉर गॉड सेक से, या तो किसी के लिए मत कीजिए। तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि हमको नहीं इजाजत, हमको डर लगता है, हम नहीं कर सकते हैं इसको। आप कहिए ना। और मान लीजिए कि भाई सामाजिक बदलाव, ठीक है ना, आर्थिक बदलाव, ये सामाजिक बदलाव खास करके आपकी पूजा पद्धति, आपके वो प्लेसेस, आपके उससे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बस आपको एक ही वर्ग मिल गया है। और अगर दूसरा वर्ग पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे तो वो मतलब वो एक अपने आप में एक क्या एक सेपरेट एंटिटी बनता चला जाएगा वो। और फिर जब सेपरेटिज्म होता है तो फिर क्यों रोते हो? आपने अगर पैरेलल चेंजेस नहीं किए सभी धर्मों और मजहबों में,
पैरेलल चेंजेस कि भाई इसमें ये है किसमें ये है। एक ने किसी ने, मैं आज ही पढ़ रहा था कि कोई, मान लीजिए कोई दिगंबरी छात्र अगर चला जाता है अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड वेशभूषा में कहीं पे जहां पे वो लोगों ने अपना जो भी हिजाब पहन रखा, तो क्या होगा? सही। तो पहले तय कीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए लिखा गया है और भारतीय राष्ट्र किसके ऊपर में है ये। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सब। बहुत समय आपने दिया और बहुत डिटेल जानकारी दी है। आमतौर पर ये जानकारियां मिलती नहीं हैं, लेकिन सिंह साहब बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और डिटेल जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। वंदे मातरम।